हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं लक्ष्य नाम का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। रीनीट 2026 स्पेशल प्रैक्टिस सेट, मुझे पता है 2 दिन ही रह गए हैं। आज 19 है, कल 20 है, 21 को आपका पेपर है। 19-19 में हमें जितनी क्लासेस लग पाएँगी, हम उतनी क्लासेस करेंगे। और लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। सबसे पहला हमारा चैप्टर होने वाला है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है? इसके हम 1 से 25 क्वेश्चन तक ये रहेंगे। फिर जो 26 है, 26 से 50 इसका जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है उसके रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट बेस्ड है। आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उसके बाद फिर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मिलता है, मैंने न्यूक्लियर के मतलब न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए में मिलता है। द डीएनए प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनल्स इज अ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड लेक हिस्टोन। बिल्कुल सही बात है। डबल स्टैंडर्ड होता है, स्टोन नहीं होते, पर लीनियर नहीं होता। क्या नहीं होता? लीनियर नहीं होता। क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो अपना पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा कैसा हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी आ गया इसका आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सी, सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजन है द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज केमिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ हायर प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है। जो सेल वॉल है एल्गी की, वो हायर प्लांट्स के सेल वॉल से डिफरेंशिएट करती है। रीजन दे रखा है एल्गल सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज गैलेक्टन्स मैनस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वेयर इज द प्लांट सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज हेमिसोल्यूलोज पैक्टिन एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the plasma membrane, lipids are arranged within a bilayer. Which of the following accurately describe the spatial orientation of phospholipid molecule? ठीक है, अपन को पता है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक तो क्या होता है, एक तो हेड होता है। ये क्या है? हेड है। ये क्या है? हेड है। और क्या है? और क्या होती है? टेल होती है। ये क्या है? टेल है ना। ये जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी? हाइड्रोफोबिक, डरती है पानी से, है ना। और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर को लव करता है। तो जो हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा और ये जो टेल है ये अंदर की तरफ होगी। तो ऐसे जमेंगे अंदर, है ना। तो टेल इनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड फेसेस इनवर्ड, नहीं ये गलत है, आउटवर्ड जाएंगे। हेड तो आउटवर्ड जाएगा। हाइड्रोफिलिक हेड्स फेसेस आउटवर्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल फेस इनवर्ड। बिल्कुल सही बात है, इसका हो जाएगा बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फोस्फोवाइलिपिड लेयर है। ठीक है, ये लिपिड जो हेड है इसका ये बाहर की तरफ है दोनों तरफ, और बीच में क्या आ रही है? ये टेल आ रही है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है इसकी और ये हाइड्रोफिलिक हेड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन टू लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी द मेम्ब्रेन पोजेस अप्रोक्सीमेटली। बच्चों ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर होता है कि जो फोस्फोलिपिड, नहीं सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर 52% तो क्या होता है? प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है ना। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट लाइन है। कितना है? 52% प्रोटीन है और 40% क्या है? लिपिड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following groups of organelles are collectively considered part of endomembrane system because their functions are tightly coordinated? आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कोऑर्डिनेटेडली वर्क करते हैं उनको बताना है। ईआर बिल्कुल, गोल्गी बॉडी भी होता है, लाइजोम भी होता है, वैक्यूल भी होता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, क्लोरोप्लास्ट गलत है, पेरोक्सिसोम गलत है। इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोम, पेरोक्सिसोम गलत है। यहाँ पे राइबोसोम भी नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस, ईआर, गोल्गी और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ए। ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। The Golgi apparatus has a distinct structural polarity which statement accurately links to its cis and trans phase। हमको पता है गोल्जी apparatus के पास दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज हमेशा ईआर को फेस करता है और उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं। ट्रांस फेज हमेशा न्यूक्लियस के अवे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है और उसको बोलते हैं मेच्योरेशन फेज। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द सिस फेज इज मेच्योर, नहीं, फॉर्मिंग फेज होता है। फेज इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियस या ईआर को फेस करता है। द ट्रांस फेज इज फॉर्मिंग फेज एंड फेजेस न्यूक्लियस, नहीं, ये न्यूक्लियस से अवे फेस करता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है और इसको फॉर्मिंग नहीं, मेच्योरेशन फेज कहते हैं। द सिस फेज इज फॉर्मिंग फेज
एंड फेसेस ER, सही बात है। वाइल द ट्रांस फेज, मेच्योर फेज जो होता है, फेसेस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यही सही है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, देखो ये क्या है, ER है ना, ER, और ये इधर न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस है, ये N मतलब न्यूक्लियस है, ठीक है। और देखो यहाँ से जो वेसिकल आ रही है वो फ्यूज हो रही है किसमें, सिस फेज में। अब न्यूक्लियस को फेज कौन कर रहा है, या ER को फेज कौन कर रहा है, सिस फेज। और ट्रांसफेज जो है वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है, या फिर न्यूक्लियस से अवे हो रहा है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Lysosomal vesicles contains almost all types of hydrolytic enzymes, जिसको हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। These enzymes are optimally active at कितने पीएच पे एक्टिव होता है, देखो एक्टिव हमेशा एसिडिक पीएच पे होगा। एसिडिक पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम वाला ऑप्शन एल्कलाइन तो नहीं होगा जी, ठीक है, न्यूट्रल भी नहीं होगा। 7 से कम तो ये रहा एसिडिक पीएच, है ना, 5, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो गलत है, डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल्स, इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन स्टोर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, इसका मतलब क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। इसका मतलब ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय अ वैक्यूलर मेम्ब्रेन नोन एज अ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसके थ्रू होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। अलाउ पेसिव, पेसिव ने मैंने वो क्या बताया, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, बिल्कुल सही बात है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है। कंप्लीटली इम्परमेबल, ये तो गलत हो गया। डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग द एक्टिव, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिक्वायर फॉर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फंक्शंस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्राक्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। साथ में उसके पास होता है राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और वो भी कौन सा राइबोसोम, 70S राइबोसोम, और साथ में होता है आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके अलावा जो भी मिलेगा वो सब गलत है। लीनियर डीएनए, लीनियर नहीं होता, अभी मैंने बताया सर्कुलर, और 80S भी नहीं होता, 70S होता है आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, और 70S राइबोसोम, बिल्कुल यही सही है। डबल स्ट्रैंडेड होता है पर लीनियर नहीं, सर्कुलर होता है। नो डीएनए की बात ही, डीएनए होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए बी हो गया, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना है आपको, है ना, जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स है, प्लास्टिड के टाइप्स दे रखे हैं, और उनमें स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को मैच करना है, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलेज, अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट को, तो ये क्या हो गया, इसका तो सेकंड हो गया, ठीक है। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट किसको करता है, ऑयल को स्टोर करता है, किसको करता है। और एल्यूरोप्लास्ट किसको करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, राइट। तो क्या हो गया, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, और थ्री का फर्स्ट, ये उसका आंसर हो गया, राइट। यूकेरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S consisting of 60 larger unit subunit and a smaller 40 subunit, 40S subunit. What does the S scientifically denotes? ये जो S लग रहा है, 60 के साथ S लग रहा है, 40 के साथ S लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी इंडेक्स नहीं, स्वेटबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, बिल्कुल यही बात होती है ना। सरफेस एरिया रेशियो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो स्वेटबर्ग्स यूनिट कहते हैं इसको, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है। इसलिए अपन जब प्लस करते हैं, देखो 60 और 40 तो 100 होता है, पर राइबोसोम कौन सा हो गया, 80S, तो इनको जोड़ते नहीं है ना, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बताते हैं। स्वेटबर्ग्स यूनिट, 20 का आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following functions is not primarily role attributed to the internal proteinaceous network as cytoskeleton? जो इंटरनल प्रोटीनेशियस स्केलेटन होता है, उसका कौन सा फंक्शन नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही बात है। मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। मेंटेन सेल शेप, बिल्कुल सही बात है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल लिपिड्स, नहीं जी, ये तो एसीआर का काम है ना, यहाँ ये बनना ही प्रोटीन से है, तो लिपिड कहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका गलत हो गया, कौन सा नहीं है, डी नहीं है, इसका आंसर हो गया डी। द कोर ऑफ यूकैरियोटिक सीलियम और फ्लैजिलम इज कॉल्ड एक्सोनिम। जो सीलिया और फ्लैजिला होता है, उसका कोर जो होता है उसको एक्सोनिम कहते हैं। विच एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक लेटरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डिजाइंड एज, जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, ठीक है। तो जो डबलेट्स होते हैं, 9 तो डबलेट होते हैं पेरीफेरी पे, और एक डबलेट होता है सेंटर में, ठीक है, मतलब सिंगलेट और 2 जुड़े होते हैं, तो क्या हो गया, 9+2 डबलेट पैटर्न, ठीक है, राइट। चलिए, जिसका डायग्राम है,
देखो 1 2 3 4 ऐसे 9 करके ये पूरे 9 तक डबलेट होते हैं और बीच में 2 सिंगलेट होते हैं। ठीक है, ये ठीक है डन। तो 9+2 अरेंजमेंट हो गया किसका, एक्सोनिम का। किसमें होता है, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल कोर ऑफ द सेंट्रियोल इज प्रोटीनिशियस एंड कोल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रल कोर किसकी, सेंट्रियोल की। पहले किसकी पूछी थी, सीलिया फ्लैजिला की। विच इज कनेक्टेड टू द पेरिफेरल टेपरेट बाय रेडियल स्पोक्स, पेरिफेरल अरेंजमेंट ऑफ द पैटर्न। बताओ इसमें, अब इसमें भी अरेंजमेंट बताना है। अब इसके अंदर होते हैं ट्रिपलेट, कितने होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और कितने होते हैं ट्रिपलेट, पेरिफेरी पे नो ट्रिपलेट होते हैं और सेंट्रल में हब प्रोटीन होता है, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। तो ये हो जाएगा 9+0 ट्रिपलेट का अरेंजमेंट है, राइट। इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रिपलेट है, एबीसी करके इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, ये स्पोक्स से कनेक्टेड है और सेंट्रल में क्या है, हब, सेंट्रल हब प्रोटीन कहते हैं इसको। ठीक है, तो 9+0 हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट न्यूक्लियर पोर्स, दीज पोर्स सर्व बाय डायरेक्शनली स्ट्रक्चरल पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट को कराते हैं, न्यूक्लियर एप्लीकेशन एंजाइम्स ओनली, नहीं जी। आरएनए एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिपिड वेसिकल एंड कार्बोहाइड्रेट का कोई मूवमेंट नहीं होता इसके थ्रू, मैच्योर क्रोमोसोम से नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following descriptions accurately characterize the nucleolus present within the nucleoplasm। बच्चे न्यूक्लियोलस जो होता है, मैं तुम्हें बता दूं वहां पे क्या होता है, आरएनए, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस होता है, राइट। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट इज बाउंडेड बाय सिंगल लिपिड मेम्ब्रेन एंड स्टोर लिपिड्स, गलत बात है। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड साइट एक्टिवली राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल यही बात है, आरएनए बनता रहता है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेना आप चाहो तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम विच centromere located slightly away from the middle, resulting in the shorter arm and one longer arm, is classified structurally as। बच्चों जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो उसको कुछ और बोलते हैं, सेंटर से थोड़ा ऊपर हो जाए तो क्या होगा, ये जो एक आर्म है वो तो छोटी बनेगी और एक आर्म कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि स्लाइटली अगर ऊपर चल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं। क्या उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं, मेटासेंट्रिक तो ये वाला होता है जिसमें बराबर आर्म्स बनती है। स्लाइटली ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रोमोसोम्स के टाइप दे रखे हैं आपको, देखो ये तो दे रखा है मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा ऊपर होगा सब मेटासेंट्रिक, और बहुत ऊपर छोट बिल्कुल एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म बनेगी तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल नहीं बनेगी तो फिर टेलोसेंट्रिक, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a few chromosomes have non-staining secondary construction at constant location। कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी देखो ये क्या है, ये जो है ना, ये जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। पर कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होती है, मतलब इसके अलावा भी एक और जगह पे कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं वो, ठीक है। द स्मॉलर क्रोमोसोमल सेगमेंट बियॉन्ड दिस कॉन्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड, जो देखो जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन तो ये होगी, है ना, जहाँ पे आपके सेंट्रोमियर है, ठीक है, एक तो ये होगी, है ना। इसके अलावा और ऊपर भी यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन बनती है जिससे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना। तो इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट, क्या कहते हैं जी, सैटेलाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट। ठीक है, ये देख लो, सबसे पहले तो ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या बन गई, सैटेलाइट बन गई, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्युलर माइक्रोबॉडीज इज कॉल्ड, जो सेल्यूलर माइक्रोबॉडीज होती है उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं डबल मेम्ब्रेन नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कंटेनिंग वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यूकैरियोटिक का फीचर होता है। दे लाइक एंजाइम्स एंड सर्व प्योरली स्ट्रक्चरली, नहीं, कोई ब्रिज नहीं बनाती। राइबोसोम्स आर क्लासिफाइड एज द टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज, बिल्कुल गलत है, माइक्रोबॉडीज के पास मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट देख रखे हैं, गलत सही बताना है। फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिटरमाइंड हेवीली बाय द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल सही बात है ना। मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है कि कितना उसमें रेशियो है किसका, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, नहीं जी बिल्कुल गलत है, कोलेस्ट्रॉल तो उल्टा प्रेजेंट होता है ताकि वो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इसका काम यही होता है, कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल का काम ही यही है कि वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको
क्या कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। चलो, अलाउिंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी, नहीं बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम क्यों होगी भैया, अगर मैक्सिमम होता है तो अपन भी जेली जैसे हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, तो इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, सी इसका आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the plant cell divide they are glued together by structural layer, प्लांट सेल जब डिवाइड होती है तो वो कुछ ग्लूई सब्सटेंस से जुड़ जाती है, उस सब्सटेंस का नाम बताओ। द मिडिल लेमेला इज प्राइमरी कंपोज ऑफ, और उसको मिडिल लेमेला बनता है दोनों के बीच में, तो उसको कैसे बना होता है मिडिल लेमेला, कैल्शियम पेक्टेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्लोज फेब्रिल और हेमिसिलोज, ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, कहाँ पे होता है, मिडिल लेमेला में होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, दो सेल आपस में चिपकी रहती है, किसमें होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, during active translation cycle in prokaryote, several ribosomes may attach to the mRNA. सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं and form a chain like structure called, बच्चों अगर ये mRNA है और इस पे बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाएंगे तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि यार ये तो पोली राइबोसोम है, क्या है जी, ये तो पोली राइबोसोम है, या फिर इसको क्या बोल देंगे, पोलीजोम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the inner membrane of the mitochondria forms a number of enfoldings called cristae towards matrix. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्रिस्टी होते हैं, ठीक है। इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्रिस्टी की क्या होती है, हैं बताओ, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखा है आपने, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ऐसे होती है ना। अब इसके अंदर F1 F0 पार्टिकल होते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं क्रिस्टी, ऐसे नहीं सॉरी, ये F1 F0 पार्टिकल होते हैं, और ये जो इनफोल्डिंग्स है इसको बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ये जो इनफोल्डिंग्स है इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। स्टोर्स एक्सेसिव ग्लाइकोजन, नहीं। इंक्रीज द फंक्शनल सरफेस एरिया फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही बात है ना, ताकि जितनी ज्यादा ईटीएस चलेगी उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी, है ना, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the typical average length of the mycoplasma cell which represent the smallest known living cell, माइक्रोप्लाज्मा की साइज बतानी है, 3 mm है, 0.3 mm है, 10 mm है, 0.03 mm, इसका आंसर हो गया 3 mm, 0.3 mm, सॉरी, ठीक है। तो ये माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो 0.3 का होता है, और बाकी जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल होती है वो 3 से 5 mm पे वेरी करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following possess the requires ATP expenditure to pump molecules across the membrane, पंप करना है जिसमें एटीपी लग रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, और मेम्ब्रेन के अक्रॉस करना है, वो कैसा होएगा, सिंपल डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन में तो एनर्जी लगी नहीं रही, फैसिलिटेट डिफ्यूजन एक्वापोरिन प्रोटीन से, इसमें भी वो नहीं लगती एनर्जी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वाया ऑस्मोसिस, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है, तो यहाँ पे भी एनर्जी लगती है। ऑपरेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, Na K+ जो पंप होता है इसमें जो एनर्जी लगती है हमारी बहुत सारी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके अपन 26 से 50 मतलब 25 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड यूजिंग ह्यूमन सेल इन कल्चर, ठीक है। तो अगर अपन कल्चर करें ह्यूमन सेल को तो कितने टाइम में वो डिवाइड कर देगी, दीज सेल्स डिवाइड अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी पहली बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले ह्यूमन सेल की बात हो रही है, ह्यूमन सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, और ये कितने टाइम में होती है, ये 24 घंटे में डिवाइड होती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। अगर ई कोलाई की बात कर ले तो वो 18 से 20 मिनट में हो जाती है, कौन, ई कोलाई जो कि बैक्टीरिया है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, 24 आवर्स। द सेल साइकिल इज स्प्लिट इनटू इंटरफेज, एक फेज तो इंटरफेज होता है, दूसरा होता है एंड एम फेज, ठीक है। इंटरफेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज बट हाईली बायोसिंथेटिक, मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है इसके अंदर सेल, है ना, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर, लास्टिंग फॉर मोर देन 50% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, 75%, 95%, 10%, बच्चों ये होती है 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो देखो इधर सुनो, जैसे कि अपन को
ह्यूमन सेल को डिवाइड करना, अभी मैंने बताया 24 घंटे में डिवाइड होती है। ठीक है, 24 घंटे में अगर ह्यूमन सेल डिवाइड होती है तो 23 घंटे तो इंटरफेस ही चलेगा, कितना 23 घंटे, और 1 घंटा जो बचेगा उसके अंदर एम फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटाबॉलिक इवेंट कैरेक्टराइज द G1 फेज, गैप 1 फेज जिसको कहते हैं, ऑफ इंटरफेस। डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं होता, ये तो इस फेज में होता है। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बिल्कुल यही बात सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड, अभी सी कंप्लीट कर दिया भैया तुमने। प्रोटीन्स फॉर द म्योटिक स्पिंडल, ये भी नहीं बनेगा अभी। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, है ना, और जो सेल है वो साइज में ग्रो हो जाएगी। ठीक है, पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेल हैज इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए designated as 2C and a chromosome count is 2N in the G1 phase, what will be the DNA content and the chromosome status after the completion of S phase? देखो बच्चों, पहले तो होता है G1, फिर होता है S, फिर हो गया होता है G2, है ना। अपन को इन दोनों को कंपेयर करना है। ये बता रहा है G1 में हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो तो नहीं, सॉरी, डीएनए का अमाउंट है वो तो 2C है, और क्रोमोसोम नंबर 2N। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये इस फेज में जो डीएनए का जो होता है रेप्लिकेशन हो जाता है, तो डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, तो 2C से क्या हो जाएगा, 4C हो जाता है। पर जो डीएनए डबल होता है ना, तो वो अलग नहीं होता। जैसे कि मान लो 2 क्रोमेटिड बने, तो ये अलग नहीं हुए, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो इसको एक ही क्रोमोसोम अपन कंसिडर करेंगे, तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है, तो ये 2N का 2N ही रह जाएगा। तो 4C तो जो डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है वो, पर क्रोमोसोम नंबर सेम, 4C और 2N, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। ये आप पढ़ लेना, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ इंटरफेस the cell synthesize specific structural components to prepare for mitosis. These are histone proteins, tubulin proteins with spindle fiber formation, RNA primer for replication, for lipid for membrane expansion। नहीं, लिपिड नहीं बना रही, ये नहीं बना रही, ट्यूबलिन प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है, ट्यूबलिन प्रोटीन बनाती है, ताकि स्पिंडल फाइबर बने, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो सके। स्पिंडल फाइबर जाके कहाँ, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच होंगे और फिर उसको स्प्लिट कराएंगे। ठीक है, तभी तो सेल डिवीजन होगा। चलिए, आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, while mitotic division is generally restricted to the diploid somatic cells in animals, exceptional instances of mitosis in haploid cell are normally observed in। ये बोल रहा है कि जनरली जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही होता है, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स के अंदर ही होता है, पर कुछ एक्सेप्शन में होता है कि वो हेप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस हो जाती है। वो कौन सा केस है, ह्यूमन लिवर सेल नहीं जी, इसमें तो नॉर्मली अपना होता है। ठीक है, सोशल इंसेक्ट लाइक मेल हनी बी, बिल्कुल सही बात है, मेल हनी बी, जो मेल हनी बी होती है वो हेप्लॉइड होती है, हेप्लॉइड होती है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें, एन, और उसके अंदर फिर माइटोसिस होती है। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस प्रॉपर इज प्रोफेज। जो माइटोसिस होती है वो, उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रोफेज होती है। देखो, प्रो मेटा एना टेलो, चार होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इट इज मार्क्ड प्राइमरीली बाय, इसमें क्या होता है, द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर, ये तो मेटाफेज में होता है। इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, कंडेंसेशन होता है जिसकी वजह से अपन को जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होके अगले फेज, मेटाफेज में एकदम क्लियर दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें कंडेंसेशन होता है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इसमें नहीं होता है जी। रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर, ये तो टेलोफेज में होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन viewed under high power microscope do not show which of the following structure। बच्चों, जैसे कि प्रोफेज होता है, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, अपने क्रोमोसोम तो कंडेंस हो रहे हैं, पर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन क्रोमोसोम तो हो रहा है, स्पिंडल फोल्स अभी तो नहीं बने हैं, क्या नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, कुछ नहीं दिखेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे सारे सेल ऑर्गेनल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the complete disintegration of nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Consequently, chromosome separate through the cytoplasm. इस फेज को क्या बोलते हैं, बताओ।
अभी अपन ने पढ़ा सेकंड फेज क्या होता है, प्रो मेटा एनाटिलो मेटाफेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which specific stage of mitosis is the structural morphology of chromosomes most easily studied and measured under a light microscope? किसके अंदर हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर और ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर क्रोमोसोम एकदम क्लियर दिखते हैं, वो दिखती हैं मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। प्रोफेज में स्टार्ट होता है, मेटाफेज आते आते पूरा कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है, जो क्रोमोसोम अपन को बहुत इजीली विजिबल हो जाते हैं। तो स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज है, किसकी, क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मेटाफेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू अ स्मॉल डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर। मैंने बताया था कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको तो क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर पे कुछ प्रोटीन की बनी प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों को क्या बोलते हैं, उन प्लेटों को बोलते हैं काइनेटोकोर्स, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे और फिर इनको स्प्लिट करा देंगे, ठीक है। काइनेटोकोर्स का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the plane of alignment of the chromosomes at metaphase is referred to as the metaphase plate, ठीक है। जो क्रोमोसोम आके सेंटर में अलाइन होते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। द की फीचर ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज वन स्पिंडल फाइबर अटैच टू बोथ काइनेटो। बच्चों एक स्पिंडल दोनों काइनेटोकोर से कैसे अटैच हो गया, देखो इससे अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। Each chromosome is connected by spindle fibers from opposite poles to its respective sister kinetochores। बिल्कुल सही बात है, देखो इसकी जो सिस्टर काइनेटोकोर एक ही रही, इसकी सिस्टर काइनेटोकोर ये रही, और इससे अलग अलग पोल से आ रही है, इधर पोल है, इधर पोल है, इस पोल से लगा रहा है, इस पोल से लगा रहा है ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम लाइनअप रेंडमली नहीं होते जी, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप साइड बाय साइड नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रक्चरल इवेंट अकर्स एट द इमीडिएट ऑनसेट ऑफ द एनाफेज। ऑनसेट मतलब होता है शुरुआत, किसकी शुरुआत, एनाफेज की शुरुआत। इस शुरुआत में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स एंड डीकंडेंस द न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंट्स। Each chromosome aligned at the metaphase plate split simultaneously, separating two sister chromatids, क्रॉसिंग ओवर तो अपने म्यूसिस में होती है, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन तो रहते हैं मेटाफेज प्लेट पे, और वो स्प्लिट हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली स्प्लिट होते हैं, और जो टू सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलोफेज इज ऑफन डिस्क्राइब एक द स्ट्रक्चरली रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो हुआ था उसका रिवर्स होता है। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। वहां पे न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप वापस बन जाएगा। वहां पे जो सेल ऑर्गेनल से गोल्जी ईआर वगैरह वो गायब हो गए थे, डिसइंटीग्रेट हो गए थे, यहाँ पे रिफॉर्म हो जाएंगे, राइट। चलिए, chromosome reach poles loses their discrete identity and decondense into chromatins। बिल्कुल सही बात है, decondense हो जाएंगे। The nuclear envelope nucleus Golgi body complex and ER reform, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों बनते हैं। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर एंड स्प्लिट, ये तो गलत हो गया। तो ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पहला पढ़ते से ही टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cytokinesis in the animal cell occurs via furrow. In contrast, plant cell cytokinesis is achieved by inner cell plate formation because plant cell are। बच्चों देखो क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर तो ऐसे क्या होती है, इसे फरो बन जाती है ऐसे, और ये फरो आगे चल के क्या होती है, मिल जाती है ना, ऐसे मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है, तो उससे क्या बन जाती है, दो ऐसे अंदर 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 और ऐसे मिलगी तो दो सेल बन गई, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, जैसे एक सेल है यहाँ पे कुछ मटेरियल आके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, जिससे एक प्लेट बन जाती है ना, ठीक है। चलो, इनर प्लेट कहते हैं इसको, इनर सेल प्लेट, और इसके लिए क्या सही है, एक्सटर्नली वेक्यूलेटेड नहीं होती, सराउंडेड बाय एन एक्सटेंसिबल रिजिड सॉल्यूल, बिल्कुल सही बात है।
इसके आसपास फिर बाद में क्या बन जाएगी, रिजिड सेल वॉल बन जाएगी, इधर भी सेल वॉल बन जाएगी, इधर भी सेल वॉल बन जाएगी। तो आंसर ये होगा बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सम ऑर्गेनिजम्स karyokinesis nuclear division is not immediately followed by cytokinesis, resulting in a multinucleate cellular condition. This is called syncytium. syncytium syncytium द क्लासिकल एग्जाम्पल बताओ किसका क्लासिक एग्जाम्पल है। देखो अपन ने पढ़ा है कोकोनट, कोकोनट के अंदर जो 3N वो बनता है, कौन, PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पानी पानी रहता है तब तो न्यूक्लियस होता है, और जब ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता है तब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो सेल बन जाता है, तो खोपरा या चटक बन जाती है ना। तो नारियल पानी क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जब खोपरा चटक खाते हैं वो हो जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ऑनियन रूट टिप में नहीं होता, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, इसका आंसर हो गया बी। राइट, what is the fundamental evolutionary significance of undergoing meiotic division in sexual reproducing organisms? sexually reproducing जो organisms होते हैं उसके अंदर जो मियोसिस होती है, मियोसिस, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन बाय हाफिंग गेमेटिक प्लोइडी। बिल्कुल सही बात है, ये जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ कर देता है, इसकी वजह से हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है। सही बात है। इट इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन वाया क्रॉसिंग, और बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक वेरिएशन भी कराता है। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड लिप्टोटीन, chromosomes become gradually visible under a light microscope throughout the stage. बच्चों, जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, अपन ने अभी पहले देखा है कि प्रोफेज फर्स्ट मतलब प्रोफेज के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो प्रोफेज की तो स्टेज है लिप्टोटीन, तो यहाँ पे भी अपन को थोड़े थोड़े क्रोमोसोम दिखने लगेंगे। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होएगा। कॉम्पेक्शन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द फेज, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। साइनेप्टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे डिसॉल्व भी नहीं होगा, और क्रोमोसोम डिवाइड इक्वेशनली भी नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ बी आंसर होगा इसका। राइट, कंडेंसेशन होगा, तभी तो अपन को ग्रेजुअली दिखेंगे। बी आ गया। ड्यूरिंग zygote homologous chromosome begin pairing by side. This precide process of pairing is termed as, ये जो जाइगोटीन में क्या होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो साइड बाय साइड ऐसे पेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। और फिर ये आगे चल के बना लेते हैं साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। राइट, चलिए। साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structural scaffold called synaptonomal complex. राइट, साइनेप्सिस बन जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे बनते हैं, ये देख लो फटाफट यार, टाइम नहीं है, जल्दी। ये आ गया और ये आ गया, ये सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया प्लेट का। अब यहाँ से अलग होगा, यहाँ से अलग होगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द जाइगोटीन इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। इधर देखो फटाफट, यहाँ पे जो दिख रहे हैं दो क्रोमोसोम, एक ही रहा क्रोमोसोम, एक ही रहा दो क्रोमोसोम हो गए, तो उसको बोलेंगे बाइवेलेंट। और अगर क्रोमेटिन गिने तो 1 2 3 और 4 क्रोमेटिन हो गए, है ना, तो उसको बोलेंगे टेट्राड। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एज अ टेट्राड ड्यूरिंग विच सब्सिक्वेंट स्टेज। बताओ, देखो, लिप्टोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन में तो ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना है इनका। ठीक है, मतलब ऐसे पास पास आए थे। तो फिर किसमें देखेंगे, पेकाइटीन में देखेंगे। अगली स्टेज होती है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन। ठीक है, पेकाइटीन में इसको दिखेंगे। ठीक है, increased condensation in pectine makes the 4 separate chromatin arms clearly distinct under the microscope. Pectine is characterized by the appearance of recombination nodule. बिल्कुल सही बात है, recombination nodule बनते हैं इसके अंदर। The enzyme complex that facilitate the exchange of genetic material between two non-sister chromatids of homologous chromosome. देखो पहले तो homologous chromosome समझो, ये जो पास पास आके अरेंज हुए थे आमने सामने, इनको क्या बोलते हैं, homologous chromosomes। ठीक है, homologous chromosomes। ठीक है, अब ये आपस में तो सिस्टर एक ही क्रोमोसोम को देखेंगे तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। पर ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला और ये वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है।
इनके बीच में क्या होगा, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर, जिससे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो ये किस एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होगा, नई कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, तो एंजाइम का नाम हो जाएगा रिकॉम्बिनेज। क्या नाम हो जाएगा, रिकॉम्बिनेज, राइट। चलिए, रिकॉम्बिनेज। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the cytosol complex. The homologous chromosomes separate from each other except at the site of crossing over. एक्स शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन बनती है, उसको क्या बोलते हैं, देखो डिप्लोटिन की स्टेज जब स्टार्ट होती है ना, तो उसमें डिसोल्यूशन, जो सेंट्रोनोवल कॉम्प्लेक्स बने थे उनको डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पर क्रॉसिंग ओवर की साइड पे ऐसे एक्स शेप, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें, नीचे भी ऊपर भी एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कियाजमेटा। क्या बोलते हैं जी, कियाजमेटा। क्या बोलते हैं, कियाजमेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। oocytes of some vertebrates जैसे कि ह्यूमंस की बात कर लेते हैं हम, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर months or even years. This extended arrest phase is notable excepting in the cell cycle timelines, है ना। तो बताओ फटाफट, इस कोई स्टेटमेंट सही है कि गलत है। जो oocyte होती है कुछ वर्टिब्रेट्स की, वो अरेस्ट हो जाती है मतलब डिप्लोटिक स्टेज में। दिस स्टेटमेंट इज करेक्टली ट्रू, स्टेटमेंट इज करेक्टली फॉल्स। अरेस्ट हैपन इस मेटाफेज, मेटाफेज में अरेस्ट होता है क्या, अरेस्ट हैपन ओनली इन प्रोफेज, अरेस्ट यूनिक टू प्लांट, प्लांट के अंदर नहीं होता, है ना। पहली बात तो वर्टिब्रेट्स के अंदर ही होता है, दूसरी बात मेटाफेज में भी नहीं होता, प्रोफेज में भी नहीं होता, किसके अंदर होता है, डिप्लोटीन के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत, मगर गलत नहीं, सही है, पूरा स्टेटमेंट सही है, राइट। चलिए, the final stage of the meiotic prophase first is diakinesis. Diakinesis last stage होती है किसकी, prophase first की। The phase is fundamentally marked by initiation of synapses, नहीं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या बने थे अपने, chiasmata, देखो इधर देखो, इस वाले में क्या बने थे, एक्सेल स्ट्रक्चर chiasmata। अब ये लास्ट स्टेज में बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द मेटाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस। ठीक है, अपन को पता है मेटाफेज फर्स्ट में तो जो होता है बायोवेलेंट अलाइन होते हैं। देखो, इन मेटाफेज फर्स्ट बायोवेलेंट अलाइंड एट इक्वेटर इन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स में होते हैं। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये एक हो गया क्रोमोसोम अपना, और एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है। तो ये अलग प्लेट होगी, है ना, और ये अलग होगी, और ये आपस में कैसे, होमोलोगस क्रोमोसोम, और इनके बीच में फिर आगे चल के ऐसे हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी सब, है ना। ये किस में हो गया, मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, मेटाफेज सेकंड में एक ही प्लेट बनती है, और इसमें ये एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, इधर इधर अलग जाते हैं। मेटाफेज सेकंड, इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन इन द सिंगल प्लेट, ये सिंगल प्लेट पे लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर, ये मैं सही इरेज कर देता हूँ, ठीक है गाइस, ठीक है, ये आप नीचे पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड जल्दी से पढ़ते रहो फटाफट। एक दो, मैं जितने सेशन आज आज मैं डाल सकूंगा डाल दूंगा, और थोड़ा बहुत कल डाल दूंगा दिन तक, है ना गाइस। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड। लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।